काय डिझेलसाठी कमीत कमी 2-2, 3-3 तास ट्रॅक्टर घेऊन उभे राहून राहिले. काय ते मोदी साहेबाचे दौरे चालू राहतात आणि फडणवीस साहेबाचे बी मिटिंगा चालू राहतात. फक्त राज्य सरकारचं बी काम आहे कमीत कमी हे डिझेल पेट्रोलची सुविधा करून द्या. नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो पिछले एक हफ्ते के महाराष्ट्र के अलग अलग गांव की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं. गांव के लोग, किसान तपती धूप में अपने काम धंधे को छोड़कर पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने को खड़े हुए हैं और उन्हें मजबूर किया गया है. जिस सरकार ने नोटबंदी में आपको बैंक के बाहर खड़े रहने के लिए मजबूर किया था, लॉकडाउन के समय अपने शहर को छोड़कर तपती धूप में कई 100 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर किया था, वही सरकार अब केवल पेट्रोल और डीजल के लिए आपको लाइन लगाने के लिए मजबूर कर रही है. लेकिन क्या करें, जब चुनाव आता है तब यही लोग कहते हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए तो डबल इंजन की सरकार बन जाएगी. म्युनिसिपल इलेक्शंस आते हैं तो इन्हें वोट दीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी. आपको बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, आप ओबीसी समाज से आते हैं, आप मराठा हैं और आपको बांग्लादेशी को टाइट करना है, मुसलमानों को टाइट करना है, रोहिंग्या को भगाना है और आप यही सब में रह जाते हैं. और फिर पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन और अब पेट्रोल डीजल की अलेज्ड कथित कमी के चलते आपको सड़कों पर खड़ा कर दिया गया है. लेकिन अब भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अब भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही और यह कहा जा रहा है कि भाई साहब वॉर चल रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कमी है, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है. सरकार इसमें क्या कर सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लाइन लगाकर शायद इस वीडियो को देखेंगे, कि क्या 5 साल में एक दिन केवल वोट दबाने के लिए आप इस देश के नागरिक बनते हैं? क्या उसके बाद नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी, उनसे कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा, या केवल हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर और तो और दुनिया भर में वो अलग अलग लोगों से मिल रहे जा रहे हैं, इसी के लिए आप वोट देते हैं? क्योंकि अब भी लगातार न केवल पेट्रोल और डीजल की मारामारी चल रही है, बल्कि 10 दिन के अंदर 7 रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा. मैं आज इस वीडियो में पूछना चाहता हूं, वो सेलिब्रिटीज कहां हैं जो यूपीए काल में लगातार सवाल पूछते थे, लगातार ट्वीट करते थे जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी? क्यों आजकल सलमान खान नहीं बता रहे हैं जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कि गोबर गैस का इस्तेमाल करें? इस तरह के ट्वीट वो यूपीए सरकार में करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों 7 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर अमिताभ बच्चन नहीं कह रहे हैं, जब 7.5 रुपए यूपीए काल में बढ़ा था, कि थोड़ा पेट्रोल मेरे गाड़ी पर छिड़क दो ताकि गाड़ी को आग लगा दे, उसे जला दे? यूपीए काल में जब पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे थे तब अक्षय कुमार कह रहे थे कि मैं रात को अपने घर नहीं जाता, पेट्रोल पंप पर लाइन लगाता हूं ताकि सुबह फिर से दाम बढ़ने से पहले मैं पेट्रोल भरवा लूं. ये लोग कहां हैं अब? 10 दिन में 7 रुपए बढ़ गए हैं, लेकिन क्या एक ने भी ट्वीट किया है या एक ने भी सरकार से सवाल पूछा है? या इस तरह के सवाल केवल यूपीए से पूछे जा सकते थे? उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा लिखेंगे तो ईडी, आईटी, सीबीआई आ जाएगी. लेकिन यहां पर आप देखिए होता क्या है. जिस तरह से भारत के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की, उसी तरह से महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जो ये सभी लोग लाइन लगाकर पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हुए हैं, मारामारी हो रही है, 40-45 डिग्री की धूप में लोग केवल कुछ लीटर पेट्रोल मिल जाए ताकि खेती हो सके, उसके लिए मारामारी कर रहे हैं. उन्हें कहा जा रहा है कि ये तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. एक बार फिर से आप ही कभी कॉकरोच बन जाते हैं, अब आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. सरकार आपको पेट्रोल नहीं दे पा रही है और अब आप पर ही आरोप लगा रही है. यही है इनकी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार. इनके इंजन में पेट्रोल डालने के लिए पैसा हो या नहीं हो, हर बार लाइन में आपको ही खड़ा रहना पड़ता है. और आज इसी पर बात करेंगे. वो तस्वीरें जो गांव-गांव से आ रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया में इसे लेकर कहीं पर भी चर्चा नहीं है. दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सुहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें. दोस्तों हम सभी को पता है 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अचानक से मीडिया ने आपको बताना शुरू कर दिया कि वॉर है और इसलिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं. 10 दिन के अंदर 7 रुपए 4 बार अलग अलग करते हुए बढ़ा दिए गए हैं और अब तो अलग अलग जगहों पर खबरें आ रही हैं कि
कि कैसे वॉर के चलते ऑयल कंपनीज को 1380 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज झेलना पड़ रहा है। सवाल पूछा जाता है कि क्या कहीं पर 25 रुपए तक तो पेट्रोल नहीं बढ़ जाएंगे? फिर सरकार खुद आती है, कहती है कि नहीं, ये गलत है, 25 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक साथ वो पेट्रोल के दाम को बढ़ा देंगे तो आप सभी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे करते हुए इस तरह से 10 दिन के अंदर 7 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और आप सभी चुप हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आपकी जेब को ढीली कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि भाई वॉर है इसलिए पेट्रोल बढ़ रहा है। सोमवार को 25 मई के दिन पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे से बढ़ा दिए गए, जबकि डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे से बढ़ा दिए गए और 10 दिन के अंदर यह चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसे जस्टिफाई करने का काम गोदी मीडिया कर रही है। गोदी मीडिया आपको कहती है कि अरे वॉर चल रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही। गोदी मीडिया आपसे कहती है कि अरे देखो किस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं, एक बैरल इतने डॉलर का है, उतने डॉलर का है, इसलिए तो पैसे बढ़ेंगे ही। गोदी मीडिया आपको कहती है कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर तो कितना पैसा बढ़ गया है, उस हिसाब से तो आप देखिए भारत में कुछ नहीं बढ़ा है। ये कहते हुए आपके जेब को ढीला भी किया जा रहा है और सरकार को अकाउंटेबल भी नहीं किया जा रहा है। इस पर एक बहुत ही बेहतरीन जवाब योगेंद्र यादव जी ने दिया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया है कि कैसे 2014 में भी एक बैरल की कीमत $108 थी और 2026 में भी एक बैरल की कीमत $108 है, लेकिन अब जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देखिए उस समय के पेट्रोल डीजल के दाम पर और इस समय के पेट्रोल डीजल के दाम पर, और आप कैसे सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डीजल और पेट्रोल के सवाल पे एक शॉकिंग फैक्ट्स बताऊं। जिस दिन मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी तब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस था $108 पर बैरल, और एक हफ्ता पहले 14 मई को इस साल भी एक्जैक्टली प्राइस वही था $108 पर बैरल। लेकिन तब डीजल का दाम कितना था? 2014 में 55 रुपीस, और एक हफ्ता पहले कितना कर दिया गया? 91 रुपीस। सोचिए क्यों? पूछिए सवाल उनसे जो बताते हैं कि क्या करें, वॉर की वजह से बढ़ गया है, ये तो होना ही था। पूछिए क्यों? वो कहेंगे क्या करें, डॉलर महंगा हो गया है, रुपये का दाम गिर गया है। पूछिए क्यों? आप तो कहते थे हमारी इकोनॉमी में सब कुछ चंगा सी। डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हुआ रुपीस, पर बाकी करेंसीज के मुकाबले में क्यों डेप्रिशिएट हुआ है? वो कहेंगे क्या करें, शॉर्टेज चल रही है पेट्रोल की। पूछिए अगर शॉर्टेज चल रही है तो क्यों हमारे देश की रिफाइनरीज आज भी पेट्रोलियम पदार्थों का एक्सपोर्ट कर रही हैं? वो कहेंगे क्या करें, अमेरिका परमिशन नहीं दे रहा रूस से ऑयल खरीदने की। पूछिए क्यों? कौन होता है अमेरिका परमिशन देने वाला? आप तो कहते थे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की डुगडुगी बज रही है, तो क्यों जब हमें रूस के ऑयल की जरूरत थी ठीक उसी टाइम जाके हमने क्यों घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने? कहेंगे क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट में अचानक प्राइसेस बढ़ गए, आप देख रहे हैं। पूछिए क्यों? जब प्राइसेस गिरे थे, जब $108 से गिर के $30 पे प्राइसेस आ गए थे, जब सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा के लाखों करोड़ रुपए कमाए, उससे फंड क्यों नहीं बनाया इन दिनों पे बचाने के लिए? और क्यों जब रूस का सस्ता ऑयल लेके दुनिया भर में बेच के मोदी जी के मित्रों ने न जाने कितने लाखों डॉलर कमाए, करोड़ों लाखों डॉलर कमाए, तब क्यों नहीं सरकार ने कोई विंडफॉल टैक्स उस पे लगाया? मित्रों को जो फायदा हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा हिंदुस्तान की जनता के लिए क्यों नहीं बचाया? पूछिए सवाल, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र का प्राण है। आपने सुना उनकी ओर से जिस तरह से कहा गया कि जब क्रूड ऑयल के दाम गिरे हुए थे तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैसे कम नहीं किए, अलग अलग टैक्स लगाए, लाखों करोड़ रुपए कमाए, और अब दिन रात ये बताया जा रहा है 1380 करोड़ रुपए का लॉस जो है इन ऑयल कंपनीज को हो रहा है।
उस समय आपने जो पैसे कमाए उसका आपने किया क्या? आपने जनता को राहत क्यों नहीं दी जब आपको राहत मिल रही थी? लेकिन ये सवाल कहीं नहीं पूछे जाएंगे। अब आप महाराष्ट्र की तस्वीरें जो शुरुआत में दिखाई थी उसे और देखिए। आप देखिए कि कैसे अलग अलग जगहों पर 4 घंटे लोग लाइन पर खड़े हैं, कई जगहों पर कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। लोग अपने कैंस को लेकर आए हैं, अपनी गाड़ियों को लेकर आए हैं और इसी तरह से लाइन लगाकर खड़ा कर दिया गया है। ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी ओबीसी बन जाते हैं, कभी मराठा बन जाते हैं। इनका दुश्मन जो है मुसलमान हो जाता है, रोहिंग्या हो जाता है, बांग्लादेशी हो जाता है। लेकिन अब जब आप एक समय हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। हिंदू भी लाइन में खड़ा है, मुसलमान भी लाइन में खड़ा है और पेट्रोल डीजल की मारामारी जो है वो यहां पर चल रही है। दोस्तों, इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान हो रहा है। अब मॉनसून आने वाला है और खरीफ की तैयारी की जा रही है। पहले से ही नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि फर्टिलाइजर का कम उपयोग कीजिए क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। और इस सब के साथ में पेट्रोल डीजल की कमी का असर महाराष्ट्र के किसानों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा। जो डेटा है वो दिखाता है कि 1961 में महाराष्ट्र में 1,53,00,000 से ज्यादा कैटल मवेशियों का पॉपुलेशन था, जो 2025 में गिरकर 1,25,00,000 हो चुका है। यह बताया जा रहा है कि अब तक जो मवेशी थे, जो कैटल होते हैं, उसमें 9% की गिरावट आई है और 80% से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने अब ये जो कल्टीवेशन का समय आता है उसमें बैलगाड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ट्रैक्टर को चलाने के लिए आपको डीजल लगता है और वैसे भी डीजल की कमी के वजह से जो किसान हैं वो कुछ घंटे ही काम कर पा रहे हैं और बाकी घंटे उन्हें लाइन लगाना पड़ता है ताकि उन्हें डीजल मिल सके, वो खेती कर सके। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो पिछले 1 हफ्ते से ये कह रहे थे कि कहीं पर भी पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो है पैनिक में जाकर पेट्रोल डीजल ले रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि इतने लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन सोमवार को कम से कम उन्होंने ये बात तो माना दोस्तों कि हाँ, वॉर का असर हुआ है, इसलिए कुछ कुछ जगहों पर हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार वो वही कह रहे हैं कि लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कुछ लोग और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है मराठी में आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं आगे कि उनका कहने का मतलब क्या है। असं आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे जागतिक संकट आहे। जागतिक संकटामध्ये सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब झाले असताना आणि जगामध्ये अनेक देशांनी पेट्रोल डिझेलची इमर्जन्सी घोषित केलेली आहे। काही ठिकाणी 2-2 दिवस लॉकडाऊन आहे। अशाही परिस्थितीत आपल्या इथे पेट्रोल डिझेल आपण देण्याचा प्रयत्न करतो। काही ठिकाणी निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात लोक जमा झाले, त्याच्यामुळे काही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती तयार झालेली आहे। विशेषतः या सीझनमध्ये आता शेतकरी देखील डबकीमध्ये डिझेलची मागणी करतात। साधारणपणे नॉर्मली आपण ती देत नाहीत, पण या सीझनमध्ये शेतकऱ्यांना आपण देत असतो। पण शेतकऱ्यांच्या नावाने कोणी दुसऱ्याने होर्डिंग करू नये या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करते आहे। त्याच्या वेगवेगळ्या उपाययोजना केलेल्या आहेत। मुळामध्ये साधारणपणे आपण जर बघितलं तर जेवढा कोटा मागील वर्षी आपल्याकडे होता जवळपास तेवढाच कोटा आहे, पण थोडी भीती असल्यामुळे किंवा पुढे मिळेल की नाही भीती असल्यामुळे 20% मागणी वाढली आहे। माझी सर्वांना विनंती आहे की पुरवठ्यावर ताण येईल अशा प्रकारे कोणीही साठेबाजी करू नये। काही पर्टिक्युलर गावांमध्ये काही पर्टिक्युलर ठिकाणी मात्र जास्त हिंसक अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी प्रवृत्ती दिसते आहे। तिथे पोलिसांना देखील सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे जे विनाकारण हिंसा करत असतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे। पहले देवेंद्र फडणवीस 1 हफ्ते से कह ही रहे थे या मानने को ही तैयार नहीं थे कि पेट्रोल डीजल की कमी है, लेकिन अब क्योंकि उनको ये मानना पड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल की कमी है, आप सरकार से सवाल पूछेंगे। ऐसे में वो कहते हैं कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने होने कैसे दिया? और पेट्रोल डीजल की कमी है या नहीं है आप बताइए। आपके रहते हुए ये कौन लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वहां पर जो किसान खड़े हुए हैं वो सभी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं? अब किसान खुद नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार हमें कहती है। नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर अब किसान खुद गुस्सा हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस हर जगह पर घूमते हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होती है। किसान को किस तरह से पेट्रोल डीजल की कमी हो जाती है, किसान खुद अब सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। या सरकारमुळं कास्तकार आज इतका परेशान आहे का डिझेलसाठी कमीत कमी 2-2, 3-3 तास ट्रॅक्टर घेऊन उभे राहून राहिले। आज शेतीचं काम आहे, पेरण्या पाण्याचे दिवस येऊन राहिले। या सरकारला हे समजायला पाहिजे, काही चिंता नाही,
दौरे चालू आहेत मोदी साहेबाचे आणि कास्तकार इकडे मरून राहिला. एक तर भावामुळे मरते, इकडे शेतीच्या कामासाठी मरते. काय ते मोदी साहेबाचे दौरे चालू राहतात आणि फडणवीस साहेबाचे बी मिटिंगा चालू राहतात. फक्त राज्य सरकारचं बी काम आहे कमीत कमी हे डिझेल पेट्रोलची सुविधा करून द्यावं. आता कोणत्याही पेट्रोल पंपावर गेलो तर 500 रुपयाचं डिझेल देऊन राहिलं. त्या ट्रॅक्टरवाल्याने 500 रुपयाचं ट्रॅक्टरमध्ये टाकलं ते शेतीचं काम किती घंटे कराल? हां, अशी सरकार आहे. काय करता या सरकारने आता? आपने लंबी लंबी लाइन देखी, आपने किसान का गुस्सा देखा. कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप पर पुलिस को भी आना पड़ा है क्योंकि लोगों में झड़प हो जाती है. इस तरह की परिस्थिति है. परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि महाराष्ट्र के जलगांव में पेट्रोल खत्म होने पर 2 लोगों ने कथित रूप से वहां पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जो कर्मचारी है उसे चाकू मार दिया, क्योंकि वहां पर जब वो पहुंचे तब तक पेट्रोल डीजल खत्म हो चुकी थी. ये किस लेवल पर हम महाराष्ट्र में जा चुके हैं आप देखिए. लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों. खास तौर पर टीवी गोदी मीडिया तो इस पर चर्चा ही नहीं कर रही है. वो केवल सरकार की वाहवाही और आपका ध्यान कहीं और भटकाने में लगी हुई है. इसके साथ ही साथ आप देखिए गिरीश महाजन महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 80% लोग जो यहां पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं. इस तरह के बयान महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन देते हैं. तो जो किसान जो शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, वो राम मंदिर अयोध्या में बनने पर खुश है, वो मुसलमानों के टाइट करने पर खुश है, उसे लगता है कि बांग्लादेशी यहां पर बढ़ गए हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए. और अब वो लाइन लगाकर जब खड़ा हुआ है, आप जिसे वोट दे रहे हैं वही कह रहा है कि आप जब लाइन लगाते हैं आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. यही तो इनका कहना है. जैसे कि मैं बार बार कहता आया हूं, चुनाव में ध्यान भटकाया जाता है. उन्हें पता है हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला कैसा चलता है. उन्हें पता है मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है. किसी सेलिब्रिटी में हिम्मत नहीं बची है कि वो ट्वीट करे. गोदी मीडिया उनके जेब में है और पेट्रोल जो है वो अपने दोस्तों को देना चाहते हैं. और इस सब का खामियाजा केवल और केवल आपको उठाना पड़ रहा है. आप किसान हैं, आप इसका खामियाजा उठा रहे हैं. पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, खेती में कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी यहां पर जीरो है. जब पेट्रोल डीजल की कमी 2-3 महीने से हो रही है, वॉर तो 2-3 महीने से चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि तब चुनाव थे, तब अगर ये पेट्रोल डीजल वाले तस्वीरें सामने आ जाती तो इनका खेला बिगड़ जाता. लोग इन्हें वोट नहीं देते. इनकी असली तस्वीर सामने आती तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया. और अब अचानक से कभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ा जाते हैं, कभी कहीं पर पेट्रोल डीजल की कमी नजर आती है और सरकार अब भी जिम्मेदारी नहीं लेती है. नरेंद्र मोदी दुनिया घूमते हैं, मेलोडी करते हैं. देवेंद्र फडणवीस अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आपके गुस्से को कम करने के लिए केवल यह कहा जा रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है तो उसे रोका जाएगा. कौन आपको रोक रहा था? ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है, आपको किसने रोका एक्शन लेने के लिए? उसके नाम पर क्या सभी किसानों को या सभी लोग जो लाइन में खड़े हैं उन्हें ब्लैक मार्केटिंग करना, या वही लोग हैं जो पैनिक बाई कह रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कहना कितना सही है दोस्तों? लेकिन क्या आप ये सवाल पूछेंगे? क्या आप ये सवाल पूछने के लायक अब रह चुके हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो कभी आप कॉकरोच बन जाते हैं, कभी आप अर्बन नक्सल बन जाते हैं, कभी आप एंटी गवर्नमेंट बन जाते हैं. क्योंकि सरकार से सवाल पूछना इस समय किसी देशद्रोह से कम नहीं है. मुबारक हो, आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जो लोकतांत्रिक तो है, लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, सवाल नहीं पूछने देते हैं. और आप तो अब खुद को होने वाली परेशानी को लेकर भी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते. केवल 5 साल में एक बार आइए, आप वोट दीजिए और चले जाइए. और इसी तरह से कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी लॉकडाउन में, और आप किसी 2 देश में हो रहे वॉर को लेकर आप सड़कों पर खड़े रहें. लेकिन बार बार आप यही कहें कि विपक्ष क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं. कभी हिम्मत कीजिए और पूछेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की परिस्थिति इस देश में क्यों आने दी. ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको या तो देशद्रोही या अर्बन नक्सल बोल दिया जाएगा. लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार होता है. इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं. सवाल वही, पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, चुनावों के समय क्यों नहीं बढ़े, और किसानों को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? जब तक ये जवाब नहीं मिलेंगे हम इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे. आपको हमने तस्वीरें दिखाई है, आगे भी हम इसी तरह की तस्वीरें दिखाएंगे. तो 10 दिन में 7 रुपए तो बढ़ गए हैं, और कितने पैसे बढ़ेंगे, आपकी जेब कितनी खाली होगी? क्योंकि ये लोग तो वीआईपी लगाकर, बत्तियां लगाकर, ट्यों ट्यों करके घूमते रहेंगे, उनके जेब से तो पैसा जाएगा नहीं. आप लाइन लगाइए, लेकिन जब चुनाव आएगा आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसे 40 डिग्री सेल्सियस में घंटों तक केवल पेट्रोल के लिए आप खड़े रहते हैं. तुलना पाकिस्तान से की जाएगी कि वहां पर हालत और बदतर है,
लेकिन उतने बदतर नहीं है। बस इसे में आप खुश रहिए। जल्दी धुरंधर 2 भी OTT पर आ जाएगा, उसे भी आप देखिएगा और बताइएगा कि कितना बेहतर हमारा देश हो चुका है जब आप लाइन में खड़े रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि सच्चाई क्या है, किस तरह से परिस्थिति खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इसी तरह से आगे भी वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।